हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। पैड का मतलब है प्रैक्टिस, एक्सेस एंड डिलीवर। आज के अपने वीडियो में हम लोग क्लास 10 का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम करने वाले हैं। डिटेल में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स: ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट है, ब्लड है, ब्लड वेसल्स है और हार्ट है। पहला जो कंपोनेंट है वो है ब्लड। ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है ब्लड, इसलिए ये रेड कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, विच इज स्लाइटली एल्कालाइन एंड इट्स पीएच वैल्यू इज 7.4, जो कि स्लाइटली एल्कालाइन होता है और उसका पीएच 7.4 होता है। A healthy adult human body contains about 4 to 5 liters of blood। मेल के केस में अगर वो हेल्दी है तो उसमें 4 से 5 लीटर ब्लड होता है, जबकि फीमेल्स हैव अबाउट 3 to 5 लीटर्स ऑफ ब्लड, उसमें 1 लीटर कम होता है। स्ट्रक्चरली ब्लड हैज 2 मेन कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड का 2 कंपोनेंट है, एक लिक्विड कंपोनेंट है जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और दूसरा ब्लड सेल्स है जो सॉलिड कंपोनेंट है, जो कि उस प्लाज्मा में फ्लोट करते रहता है। तो ब्लड में 2 पार्ट है, एक प्लाज्मा, एक ब्लड सेल्स और कॉर्पसल्स, जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। उसको आगे हम लोग एक एक करके करेंगे। ब्लड प्लाज्मा जो होता है, पूरे ब्लड का बॉडी में जितना भी ब्लड होता है उसका 55% बाई वॉल्यूम होता है, जबकि ब्लड सेल्स जो होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो 45% बाई वॉल्यूम होता है। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। जो पहला ब्लड का जो पहला पार्ट है वो है प्लाज्मा, वो लिक्विड पार्ट होता है, विच इज अबाउट इन विच द ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड, जिसमें ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड होता है। ये कलरलेस होता है, व्हाइट कलर का होता है या लाइट येलो कलर, जिसको हम लोग स्ट्रॉ कलर बोलते हैं। इट फॉर्म्स अबाउट 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। अ यंग हेल्दी मैन हैज अबाउट 3 to 5 लीटर्स ऑफ प्लाज्मा। अगर 5 लीटर उसका ब्लड है तो उसमें 55% के हिसाब से लगभग 3.5 यानी 3.5 लीटर प्लाज्मा होता है। आगे हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। जो उसमें लिक्विड पार्ट प्लाज्मा है वो क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है। तो जो प्लाज्मा है, जो 55% बाई वॉल्यूम है, उसमें से वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। प्लाज्मा में वाइट कलर का होता है, कलरलेस होता है, या हल्का एकदम येलो कलर का, हल्का स्ट्रॉ कलर, पुआल के कलर का, बहुत लाइट येलो, यानी मतलब नहीं कलर के बराबर ही होता है। तो वो वाटर उसमें ज़्यादा है, वाइट कलर का होता है वाटर, तो 90 to 92% है वाटर, 90 से 92%। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स 1% है, जिसमें सोडियम क्लोराइड NaCl एंड सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 होता है। इसलिए ओवरऑल में अगर ब्लड को देखें तो वो नमकीन थोड़ा सा लगता है सॉल्ट के कारण। तो उसमें उसके प्लाज्मा में 1% सॉल्ट है, वाटर 90 to 92% है, 90 से 92%। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बहुत सारा चीज़ है, ये 7 to 8% है, जिसमें से प्रोटीन है। वाटर के बाद जो है वो है प्रोटीन। प्रोटीन 7% है, जिसमें 3 तरह का प्रोटीन है: फाइब्रिनोजेन, सीरम एल्बुमिन एंड सीरम ग्लोबुलिन। तो एल्बुमिन और ग्लोबुलिन सीरम के फॉर्म में रहता है प्रोटीन, और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को अगर हम हटा दें तो प्लाज्मा अदर देन फाइब्रिनोजेन प्रोटीन इज कॉल्ड सीरम, ब्लड सीरम उसको हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद प्रोटीन के अलावा डिजॉल्व गैसेस होती है। प्लाज्मा में शुगर होता है, ग्लूकोज का मात्रा कुछ रहता है, फैट्स रहता है, एंजाइम्स रहते हैं, हार्मोन्स रहता है और कुछ वेस्ट मटेरियल रहता है। तो ये कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा है। एंड प्लाज्मा अदर देन फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को हटाने के बाद जो 2 प्रोटीन एल्बुमिन और सीरम ग्लोबुलिन रहता है, इसलिए वो सीरम के रूप में रहता है। ब्लड सेल्स, ये तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा है। अगर ब्लड सेल्स की हम लोग बात करें तो ब्लड सेल्स उसमें 3 प्रकार का होता है, और ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो अबाउट 45% ऑफ टोटल ब्लड है। और ब्लड सेल्स 3 प्रकार का है: रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसल्स, जिसको आरबीसी शॉर्ट में बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, उसका एक और नाम है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, उसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को। और तीसरे तरह का जो ब्लड में सेल्स है वह ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स भी उसका एक नाम है। यहाँ कंपोजिशन ऑफ ब्लड, अगर पूरे ब्लड का कंपोजिशन देखें तो प्लाज्मा उसमें 55% है, आधा से थोड़ा ज़्यादा।
उसके बाद 1% में WBC और प्लेटलेट्स है, इसकी मात्रा बहुत कम है। 1% में WBC तो बहुत ही कम है, 0.25% समझिए, 0.75% प्लेटलेट्स है। अलग अलग करके हम लोग वहाँ एक एक करके देखेंगे तो उसका संख्या भी देखेंगे। उसके बाद आरबीसी जो है वो 44% है। सबसे अधिक जो सेल्स, ब्लड सेल्स पाई जाती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में, वो 44% मैक्सिमम ज़्यादा जो है वो आरबीसी है, क्योंकि उसको हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो आरबीसी का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है 44%। तो ये रेड कलर से हमने देखिए इतना जो है इसमें रहता है, सस्पेंडेड रहता है, सेल्स जो है उस लिक्विड प्लाज्मा में तैरते रहता है। 1% डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, 44% आरबीसी है और 55% प्लाज्मा है। ये ब्लड का कंपोजिशन है। अब एक एक करके सेल्स को देखते हैं। उसमें सबसे पहला सेल्स जो है वो रेड ब्लड सेल्स है और रेड ब्लड कॉर्पसल्स और इरिथ्रोसाइट्स है। दीज आर द मोस्ट एबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। जैसा हमने बताया कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ब्लड सेल्स है। इन ह्यूमन ब्लड आरबीसी कंस्टिट्यूट अबाउट 44% ऑफ द टोटल ब्लड सेल्स। आरबीसी इन मैमल्स, जिसमें हम लोग भी एक आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी आता है, आर सर्कुलर, गोल होता है, बाइकॉन्केव होता है, बाइकॉन्केव, एंड इज बाउंडेड बाय एन इलास्टिक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये ढका हुआ रहता है। The RBC contains homogeneous cytoplasm which is rich in iron containing pigment hemoglobin। आरबीसी के अंदर जो होता है, उसके सेल के अंदर वो होमोजीनियस साइटोप्लाज्म होता है, मतलब एक जैसा साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके आरबीसी। दिस पिगमेंट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो आरबीसी में होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। दैट्स व्हाई हीमोग्लोबिन को हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। एट मैच्योरिटी, जब आरबीसी का सेल्स मैच्योर कर जाता है तो वो अपना न्यूक्लियस को लूज कर देता है, इसलिए आरबीसी ऑफ मैमल्स में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी एंड सेंट्रोसोम को भी वो लूज कर देता है, क्योंकि ये हट जाता है तो उसके साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा स्पेस बच जाता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को रख सके और ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद हो, ऑक्सीजन को कैरी कर सके। इसीलिए उसके साइटोप्लाज्म में जगह बन जाता है। मैच्योरिटी के समय उसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है ताकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को अपने सेल के अंदर ऑक्यूपाई करे और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके। इसलिए आरबीसी ऑफ मैमल्स जो होता है विदाउट न्यूक्लियस होता है। साथ ही साथ अदर सेल ऑर्गन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और सेंट्रोसोम भी खत्म हो जाता है अंदर का साइटोप्लाज्म का स्पेस बढ़ाने के लिए। देयरफॉर मैच्योर आरबीसी हैव लार्ज स्पेस टू एकोमोडेट मोर हीमोग्लोबिन एंड विच विल हेल्पफुल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए उसका हीमोग्लोबिन उसमें बहुत ज़्यादा रहता है साइटोप्लाज्म में। एडल्ट ह्यूमन यानी मेल्स एंड फीमेल्स हैव अप्रोक्सीमेटली 4.5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड होता है। इसको ऐसा लिखते हैं 4.5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर में लगभग 40 से 55 लाख आरबीसी की संख्या होती है, जो पूरे ब्लड सेल्स का 44% है, बहुत ज़्यादा है। तो 40 से 55 लाख, 50 लाख तक लगभग ये आरबीसी हमारे बॉडी में होता है, जो कि ज़्यादा ज़्यादा हीमोग्लोबिन को कैरी, हीमोग्लोबिन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो ऑक्सीजन को कैरी कर सके और उसकी बहुत अधिक संख्या है। लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी की अगर हम लोग बात करें तो उसका जीवन काल 120 से 127 दिन का होता है। 120 to 127 डेज होता है लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। हमारे बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है रेड बोन मैरो में, और ये स्प्लीन में मर जाता है, डाई इन स्प्लीन। सो स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को कहा जाता है, वहीं पर वो मर जाता है। बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन रेड बोन मैरो इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस। उसको हम लोग इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आरबीसी, जो ब्लड सेल्स में है, इंपॉर्टेंट सेल्स और मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा जो सेल्स है 55 लाख तक की संख्या है। व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत कम होता है, बहुत कम, 1% का इसमें बहुत कम, 0.25% के लगभग है। उसी में ब्लड प्लेटलेट्स भी है, उसकी संख्या तो ज़्यादा है इससे व्हाइट, बट वो बहुत कम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा इम्यून सिस्टम है। व्हाइट ब्लड सेल्स
और white blood corpuscles are also called leukocytes. These are round, गोल होता है या इरेगुलर भी होता है, ये शेप बार बार बदलते रहता है. इरेगुलर मोटाइल सेल्स which change their shape frequently, और मोटाइल है, मूवमेंट करता है, इधर से उधर जाता है और अपना शेप बदलता है. They have nucleus and other cell organelles. इसके अंदर न्यूक्लियस है. आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस है और बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी है मैच्योरिटी के समय भी. लेकिन इसके साइटोप्लाज्म में, देयर साइटोप्लाज्म इज विदाउट हीमोग्लोबिन, इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं है, सो दैट्स व्हाई दे आर कलरलेस और व्हाइट. कोई हीमोग्लोबिन नहीं है, व्हाइट कलर का दिखता है. लेकिन न्यूक्लियस है, और एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होता है, 2-3 न्यूक्लियस भी हो सकता है, लोब्ड न्यूक्लियस भी होता है, बिना लोब का भी होता है. और हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हेंस दे आर कलरलेस, व्हाइट कलर का होता है. डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज. ये हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाता है, हमको बीमारियों से बचाता है. प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज, हेंस डब्ल्यूबीसी आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी. हमारे शरीर का सैनिक है, सुरक्षा प्रदान करने वाला सैनिक है. हमको रोग से सुरक्षा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है. एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है टू आवर बॉडी. डब्ल्यूबीसी प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी बाय इनगल्फिंग बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी डिजीज फैलाने वाला पैथोजेंस, बैक्टीरिया ये सब आता है, उसको वो निगल जाता है, इनगल्फ कर जाता है, उसको खा जाता है, निगल जाता है. जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैगोसाइट्स, निगलने वाला ये फैगोसाइट्स भी होता है. और कुछ डब्ल्यूबीसी जो है हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. और उस जो एंटीबॉडी बनाने वाले डब्ल्यूबीसी होते हैं उनको हम लोग इम्यूनोसाइट्स बोलते हैं. जैसे यहाँ जो है आपका लिम्फोसाइट सेल्स होता है, ए ग्रेनुलोसाइट्स का. लिम्फोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो एंटीबॉडी बना करके एंटीजीन जो बैक्टीरिया का रहता है उसको वो खत्म कर देता है, उसको मार देता है और हम बीमारी से बच जाते हैं. तो वही एंटीजीन वो भी प्रोटीन होता है और एंटीबॉडी भी प्रोटीन होता है. तो लिम्फोसाइट सेल्स जो लिम्फ नोड्स में बनते हैं, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम आगे पढ़ाया जाएगा, उसमें लिम्फ वेसल्स का जो लिम्फ नोड होता है उसमें लिम्फोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन होता है, विच इज द मेन इम्यूनिटी प्रोवाइड करने व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडी बनाते हैं और बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भगाते हैं, उनको किल करते हैं. और टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स की हम लोग बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द न्यूक्लियस, जो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उसके साइटोप्लाज्म के अंदर दाने दाने यानी ग्रेन्यूल्स जो होते हैं, उनके आधार पर द डब्ल्यूबीसी आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार का होता है. जिसके अंदर न्यूक्लियस लोब्ड है, प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म एंड लोब्ड न्यूक्लियस. जिस व्हाइट ब्लड सेल्स का न्यूक्लियस लोब्ड है और उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो है इस तरह का, अगर मान लीजिए साइटोप्लाज्म है तो उसके अंदर दाने दाने होते हैं और एक में कोई दाना नहीं होता है, ग्रेन्यूल्स नहीं होता और लोब्ड न्यूक्लियस भी नहीं होता, विदाउट लोब होता है, एक ही न्यूक्लियस हो. लोब्ड का मतलब कि ये न्यूक्लियस है, इसमें ऐसे 2 लोब हो गया यहाँ पर, तो लोब्ड न्यूक्लियस वाला इसमें होता है. और ग्रेन्यूल्स होते हैं उसको हम लोग ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं. और एक जिसमें कि लोब्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस विदाउट लोब एंड साइटोप्लाज्म विदाउट ग्रेन्यूल्स होता है, कोई प्लेन होता है, उसमें कोई दाना दाना नहीं होता, उसमें कोई दाना दाना नहीं होता है, तो उसको हम लोग ए ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं. ग्रेनुलोसाइट्स वाले व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो 3 प्रकार के होते हैं. नाम आप याद रखिए, इओसिनोफिल्स, EIOSINOPHILS, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. और जो ए ग्रेनुलोसाइट्स यानी एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, जिसके अंदर कोई दाना दाना साइटोप्लाज्म में नहीं होता, न्यूक्लियस भी सीधा रहता, कोई लोब नहीं रहता है, वैसे ए ग्रेनुलोसाइट्स वाले डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स आर फैगोसाइटोसिस नहीं होते हैं, ये एंटीबॉडी बनाते हैं, इसलिए इनको हम लोग इम्यूनोसाइट्स बोलते हैं. ये इम्यूनोसाइट्स होते हैं, एंटीबॉडी बनाने वाले सेल्स. मेन हमारा टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स एंड किलर सेल्स जो होता है वही हमारा मेन एंटीबॉडी बना करके हमारा मेन इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इनबिल्ट इम्यूनिटी अंदर से सुरक्षा देता है. और भी बहुत सारे सेल्स है जो बैक्टीरिया और माइक्रोन को इनगल्फ कर दे जाते हैं, निगल जाते हैं. उसमें एक मोनोसाइट्स भी है. तो ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. मोनोसाइट्स को ऐसा देखा गया है कि सबसे बड़े आकार का व्हाइट ब्लड सेल्स होता है. यहाँ लिखा है हमने लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी एंड दे आर इनगल्फिंग. ये इनगल्फिंग टाइप होता है, ये एंटीबॉडी बना के मारने वाला होता है, एंटीजन से किल करने वाला होता है, लिम्फोसाइट सेल्स.
जो हमारा एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने वाला लिम्फ नोड में बनने वाला लिम्फोसाइट सेल्स है, डब्ल्यूबीसी का मेन सेल्स। उसके बाद मोनोसाइट्स जो होता है लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है, ये भी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिल को किल करता है, उनको निगल करके करता है, फैगोसाइटोसिस होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डब्ल्यूबीसी का, ये हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। लाइफ स्पैन ऑफ ल्यूकोसाइट्स जो होता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो 13 to 20 डेज ही होता है। मात्र 13 से 20 दिन तक व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो जिंदा रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इज नोन एज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी जो है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड जो होता है उसको हम लोग टोटल ल्यूकोसाइट काउंट टीएलसी बोलते हैं, विच इज 5000 to 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। यानी ये बहुत कम संख्या में है, 1% में ही डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स था। आपको अगर वीडियो के पहले में भी देखे होंगे तो हम बताया है। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है इसकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन हमारे बॉडी का ये इम्यून सिस्टम बनाता है, प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाता है और हमको रोगों से बचाता है। ये डब्ल्यूबीसी फाइट्स फ्रॉम डिजीजेज विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज, और वो बीमारी से लड़ता है और बीमारी से लड़ करके हमको बीमारियों से बचाता है। ये हमारे बॉडी का सोल्जर है, सैनिक है। ये कम संख्या में फिर भी ये एंटीबॉडीज बना करके लड़ता है। 5000 to 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर है। अब जो लास्ट ब्लड सेल्स है वो है ब्लड प्लेटलेट्स, तीसरे नंबर का। ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है, दीज आर द स्मॉलेस्ट साइज ओवल स्फेरिकल नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड। ब्लड में प्रेजेंट होने वाले जितने भी तीनों सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उसमें सबसे छोटे आकार का ये ब्लड सेल्स है जो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। आरबीसी की तरह मैच्योरिटी पर वो न्यूक्लियस होता है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं है और ये ओवल आकार का स्फेरिकल गोल है, छोटे साइज का। ब्लड प्लेटलेट्स कंटेन थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन विच हेल्प्स इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। इसके पास जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। इसकी संख्या की अगर हम लोग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स जो हमारे बॉडी में होता है वो 2.5 लाख टू 5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर तक होता है, यानी 2.5 लाख से 5 लाख तक की संख्या जो है प्लेटलेट्स की होती है। जब आदमी को डेंगू का फीवर होता है, डेंगू बीमारी होता है, तो प्लेटलेट्स का काउंट जो है, संख्या जो है गिर जाता है, उसमें प्लेटलेट्स ही बहुत कम हो जाते हैं। और प्लेटलेट्स का अगर हम लोग लाइफ स्पेन की बात करें, इनका जीवन काल जो है, तो ये प्लेटलेट सेल्स जो ब्लड सेल्स होती है वो 2 से 10 दिन तक ही जिंदा रहती है। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड है इसका क्या फंक्शन है, फिर आगे हम लोग ब्लड वेसल्स करेंगे। फंक्शन ऑफ ब्लड अगर हम लोग बात करें तो ब्लड जो है वो हमारा मेन ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू है, ट्रांसपोर्टिंग करने वाला ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। पहला फंक्शन जो है प्लाज्मा ऑफ ब्लड, जिसको हम लोग फ्लूइड मैट्रिक्स कहते हैं, तरल मैट्रिक्स है। और ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एक्सेट्रा। जो हमारे बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी यूरिया प्रोड्यूस होता है, जो हमारा यूरिन है, उसको भी किडनी तक ये ले जाता है और उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी इन ब्लड, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, रेडी पिगमेंट, वो जो है ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी टिश्यूज। और वही लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के जाता है पूरे बॉडी के टिश्यू में, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसलिए हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम भी ब्लड का है। उसके साथ साथ जो है ब्लड सेल्स ऑल्सो कलेक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज एंड ट्रांसपोर्ट इट टू लंग्स फॉर इलिमिनेशन एंड प्यूरिफिकेशन। उसको प्यूरिफिकेट करवाता है, उसको बाहर निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में भी ब्लड मदद करता है। ये जो है बॉडी के जितने भी सेल्स है उससे कलेक्ट करके लंग्स को देता है और लंग्स उसको जब हम सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकाल देता है। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। उसके साथ साथ जो है ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स बनते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करवाता है। एंड वाटर का भी ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के जरिए होता है। 6 जो फंक्शन है उसमें कि WBC ऑफ ब्लड, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जैसा हमने पहले बताया, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। ये हमारा ब्लड हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाता है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज। जो ब्लड सेल्स
प्रेजेंट होती है ब्लड प्लेटलेट सेल्स। ब्लड प्लेटलेट्स ऑफ द ब्लड हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को क्लोटिंग करने में मदद करता है ताकि हमारा एक्सेसिव ब्लड लॉस ना हो। जहाँ भी कहीं भी कट जाता है, छिल जाता है, तो एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से प्लेटलेट्स बचाते हैं और ब्लड को क्लॉट करवाते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारा फंक्शन है वो है कि ब्लड मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट। हमारे बॉडी का टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का, हमारा 37 डिग्री कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसको मेंटेन करने का काम जो है हमारा बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम ब्लड ही करता है। तो ब्लड जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है, लिक्विड है, जो हमारे बॉडी में बहुत सारे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करवाता है। जो हमने इतने सारे 8 फंक्शन लगभग इसका देखा कि ब्लड मेंटेन करता है हमारा बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और वो हीट को डिस्ट्रीब्यूट करके पूरे बॉडी में मेंटेन करता है। उसके बाद जो है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का हम लोगों ने देखा कि 3 पार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो ब्लड के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद अब ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड फ्लो करता है, इसलिए हम लोग का जो बॉडी में होता है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इन आवर बॉडी ब्लड सर्कुलेट्स कंटिन्यूअसली थ्रू ट्यूब्स और पाइप्स। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो पाइप्स या ट्यूब्स के जरिए ट्रेवल करता है, जिसको हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। सो इन आवर बॉडी ब्लड सर्कुलेट्स कंटिन्यूअसली थ्रू ट्यूब्स और पाइप्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स, हेंस फॉर्म द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेसल्स इन ह्यूमन बॉडी आर ऑफ 3 टाइप्स। हमारे बॉडी के अंदर 3 प्रकार का ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। एक एक करके तीनों के बारे में देखते हैं और कैसे ब्लड फ्लो करता है। डायग्राम के माध्यम से हम लोग बहुत ही सरल सिंपल वे में समझ पाएंगे। आर्टरीज का क्या काम है? आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ये हार्ट से ब्लड पंप, जब हार्ट बहुत प्रेशर से करता है तो ब्लड को हार्ट से कैरी करके बॉडी ऑर्गन्स तक ले जाने वाली ये ब्लड वेसल्स है। हार्ट से लेकर के बॉडी ऑर्गन्स तक ले जाएगी, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में। बॉडी हार्ट के ऊपर भी ले जाएगी, नीचे भी ले जाएगी। एंड दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज द प्योर ब्लड और ऑक्सीजन फिल्ड ब्लड। ओनली वन आर्टरी विच कैरी द इम्प्योर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वो एक्सेप्शन है, विच कैरी इम्प्योर दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी सभी आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन फिल्ड ब्लड जो है वो लंग्स से लेकर के आती है हार्ट में। यहाँ भी देख रहे हैं कि हार्ट से जो है वो हार्ट को मिलेगा, यानी कि लंग्स से लेकर के आएंगी और उसके बाद हार्ट को देगी। हार्ट से जो ब्लड निकलेगा वो पूरे आर्टरी के माध्यम से पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। इसलिए ब्लड इन द आर्टरी इज पंप्ड अंडर हाई प्रेशर। तो हार्ट से ब्लड निकलता है तो बहुत हाई प्रेशर के साथ जो है पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है, ताकि हर ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स में वो पहुंच सके। इसलिए बहुत प्रेशर के साथ पंप होता है। हेंस दे हैव द थिक इलास्टिक वॉल, और उस प्रेशर को झेलने के लिए उनकी जो दीवार होती है आर्टरी का वो थिक होती है, मोटी होती है और इलास्टिक भी होती है, और जर्क के साथ जो है ब्लड फ्लो करता है हार्ट से लेकर के बॉडी ऑर्गन्स तक आर्टरी में। वेन्स जो होता है आर दोज ब्लड वेसल्स दैट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये वेन्स है, इसको हमने ब्लू कलर से बनाया है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यानी CO2 फिल्ड ब्लड रहता है, इम्प्योर ब्लड रहता है, और ये बॉडी के ऑर्गन्स से ब्लड कलेक्ट करके फिर से हार्ट में लाती है। दे कैरी मेनली डीऑक्सीजनेटेड और CO2 फिल्ड ब्लड। ओनली द वन आर वेन्स दैट इज द पल्मोनरी वेन, जो एक्सेप्शन है, कैरी द प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट आर्ट्रियम में हमारा लाता है। वो लेफ्ट आर्ट्रियम में लाने का काम करती है। हार्ट में सबसे पहले जो ब्लड है वो पल्मोनरी वेन लाती है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, वो एक एक्सेप्शन है। बाकी सभी वेन में जो है प्योर नहीं, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, और कलेक्ट करके वो बॉडी से हार्ट तक लाती है वापस। सो द वेन्स हैव थिन वॉल्स एज ब्लड डज नॉट फ्लो विथ फोर्स इन देम। धीरे धीरे ब्लड उसमें आता है, कलेक्ट होकर के आता है, इकट्ठा होता है, इसलिए कोई ब्लड का बहुत ज़्यादा प्रेशर से फ्लो स्पीड नहीं रहता है, इसलिए उनकी दीवारें थिन होती है, नॉन इलास्टिक होती है। और हाउएवर वेन्स हैव वाल्व्स, वेन में वाल्व प्रेजेंट रहता है जो पीछे की तरफ ब्लड को आने से, बैक फ्लो से बचाता है। हाउएवर वेन्स हैव वाल्व्स ऑन देयर इनर वॉल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड एंड thus blood flows in one direction, that is from body organs to heart, that is towards
हार्ट जाता है, एक ही तरफ से वो चला जाता है, बॉडी से कलेक्ट होकर के पीछे नहीं जाने देती है वो वाल्व्स जो है, और सीधे वो हार्ट तक चला आता है बॉडी ऑर्गन से। तो वेन्स में जो है वो टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड आता है, और आर्टरी में अवे फ्रॉम द हार्ट जाता है, वो दूर चला जाता है, भेज दिया जाता है हार्ट से पूरे पंप करके बॉडी ऑर्गन्स में। तो ये हो गया आर्टरी कैरी द प्योर ब्लड, वेन्स कैरी द इम्प्योर ब्लड, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट, whereas artery carry the blood away from the heart to the body organs। उसके बाद कैपिलरी जो होती है सिंगल सेल की बनी हुई बहुत ही स्मॉल फाइन ट्यूब होता है, बहुत ही पतला ट्यूब होता है। कैपिलरी आर द जंक्शन बिटवीन द स्मॉलेस्ट आर्टरी आर्ट्रियोल एंड द स्मॉलेस्ट वेन वेन्यूल। ब्लड पासेस फ्रॉम द आर्टरी इनटू, आगे इसको हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ पर आप देखिए डायग्राम के माध्यम से ब्लड कैसे फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में। सबसे पहले हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है, तो ब्लड जो है वो बाहर निकलता है, यानी वेंट्रिकल जब हमारा सिस्टोल करता है, हार्ट के फंक्शन में देखेंगे, यानी हार्ट जब ब्लड निकालता है तो सबसे पहले आर्टरी में जाता है, और लार्जर ब्रांच आर्टरी होता है, ये आर्टरी का ब्रांच है जिसको हम लोग ऑरोटा कहते हैं। ऑरोटा जो लार्जर ब्रांच है वो आर्टरी का सबसे लार्जेस्ट ब्रांच होता है, यानी आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से कैरी करके ले जाता है, हार्ट उसको पंप करके दे देता है। उसके बाद जो है ये स्मॉलर ब्रांच होता है आर्टरी का, जिसको हम लोग आर्ट्रियोल बोलते हैं, उसके पास जाता है, और वहां से ब्लड फ्लो करके प्रत्येक बॉडी के सेल्स में कैपिलरीज में जाता है। ये कैपिलरीज आप देख पा रहे हैं, और इधर रेड से हमने बनाया है क्योंकि इधर जो है O2 रिच ब्लड है, इधर जो है वो CO2 वाला ब्लड है। तो ये O2 रिच ब्लड जो है वो आर्टरी से होते हुए उसके स्मॉलर ब्रांच आर्ट्रियोल में जाता है, और फर्दर स्मॉलर एकदम स्मॉलेस्ट ब्रांच कैपिलरीज के पास जाता है, जहां पर जो है ये आर्टरी का कैपिलरीज है, और फिर तुरंत वहीं पर जो है वेन का भी कैपिलरीज है। सो कैपिलरी आर द जंक्शन बिटवीन आर्टरी एंड वेन, आर्टरी और वेन दोनों को ये जोड़ता है। तो कैपिलरी ये बहुत सिंगल सेल का है, जहां पर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होगा, और दूसरे तरफ जो है वेन्स का कैपिलरीज है, जो फिर थोड़ा और बड़ा वेन्यूल्स में डिवाइड होता है, और वेन्यूल्स से लार्जर ब्रांच वेन्स का है, उसमें वो बढ़ता है, और फिर वापस ब्लड जो है वो हार्ट में आता है। तो हार्ट से ब्लड निकलने के बाद आर्टरी में जाता है, आर्टरी से आर्ट्रियोल में जाता है, आर्ट्रियोल से जाने के बाद जो है ये फिर यहाँ पर कैपिलरीज में आता है। और कैपिलरीज हमने लिखा है फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, क्योंकि इतना थिन ये होता है यहाँ पर कि इसके अगल बगल में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस के साथ हमने बना दिया, और इन सेल्स में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसका होता है, परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो अंदर बाहर जाने देता है कैपिलरीज का। तो बहुत सारा सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन है या फिर CO2 है, इससे बाहर आएगा, और फिर वाटर है, ग्लूकोज है, फूड है, ये सब सब्सटेंस जो है जो उसको ब्लड कैरी करके लाता है, फूड को भी, उसके बाद जो है ऑक्सीजन को भी, और फिर CO2 यहाँ जो रिलीज होता है, ये एक्सचेंज होता है यहाँ से निकल करके, इन कैपिलरीज से निकल करके जो है वो बॉडी के सेल्स में जाता है, बॉडी के सेल्स उसको लेता है और यूटिलाइज करता है, उपयोग होता है। सो दीज आर फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेज, और इसमें से जो CO2 रिलीज होता है ब्रेकडाउन होने के बाद, उसको इधर से वेन्स का जो कैपिलरीज है ये इसको CO2 को यहाँ से कलेक्ट करती है डिफरेंट पार्ट से, इधर भी इस तरह से सेल्स होगा, और ये कलेक्ट करके जो CO2 है वापस वेन्यूल को, थोड़ा मोटा ब्रांच जो ज्यादा कलेक्ट कर ले उसको देती है, और वेन्यूल्स जो है फिर लार्जर ब्रांच वेन्स को देती है वेना के भाग के माध्यम से, और फिर वापस जो होते हुए इधर से होते हुए जो CO2 वाला ब्लड है फिर वापस हमारे हार्ट में चला आता है, और फिर ये पंप होता है, फिर हार्ट से निकलता है, आर्टरी में जाता है, आर्टरी से आर्ट्रियोल में जाता है, आर्ट्रियोल से कैपिलरी में जाता है, कैपिलरी में एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है, ग्लूकोज को भी ये दे देता है बॉडी सेल्स को यूज करने के लिए, जो वहां पर है चला जाता है, प्रत्येक सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, जब फूड लाता है तो फिर ऑक्सीजन भी दे देता है वहां पर, वाटर भी दे देता है, और इन सब का यूटिलाइजेशन होने के बाद जब CO2 बनता है तो फिर कैपिलरी उसको कलेक्ट करके फिर वेन्यूल को देता है, वेन्यूल से वेन्स में आता है, और वेन्स से होते हुए फिर हार्ट में वापस आ जाता है। इस तरह से पूरे बॉडी में जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है थ्रू आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज के माध्यम से। स्मॉल वेसल्स कॉल्ड आर्टरियोल्स, एंड देन फ्रॉम द आर्टरियोल इनटू कैपिलरीज में ये बढ़ जाता है। आपका जो अरोटा है वो आर्ट्रियोल में जाता है, आर्टरी आर्ट्रियोल में बढ़ता है, और आर्ट्रियोल से फिर वो कैपिलरीज में बढ़ जाता है। दे फॉर्म्स अ वास्ट नेटवर्क ऑफ वेसल्स स्प्रेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इस तरह से जो ब्लड वेसल्स है वो बहुत बड़ा नेटवर्क बनाता है
पूरे बॉडी में फैला हुआ है। दे आर सो न्यूमरस, कह रहा है कि कैपिलरीज इतना ज़्यादा है और ये ब्लड वेसल्स इतना ज़्यादा है दैट नो कैपिलरी इज मोर देन 0.5 मिलीमीटर अवे फ्रॉम एनी सेल। वो सेल के आसपास पूरा कैपिलरी बटा हुआ है और कोई भी कैपिलरी 0.5 मिलीमीटर से दूर नहीं है किसी भी सेल से। इतना बड़ा वास्ट नेटवर्क इनका फैला हुआ है ताकि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हो सके, वो सेल को ऑक्सीजन दे सके और उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके और फिर इस न्यूट्रिएंट्स को यूज करने के बाद जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी जो रिलीज होगा तो जो CO2 बनेगा उसको वो कैपिलरी जो है फिर वेन्स का जो वेन्यूल्स है उसको दे और उससे वेन्स को मिले और वो फिर वापस चला आए। तो इस तरह से कोई भी कैपिलरी जो है वो 0.5 मिलीमीटर से दूर नहीं है, सेल से पूरा एकदम कनेक्टेड है और ये पूरा इनका बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो कैपिलरीज का पूरे बॉडी में फैला हुआ है। द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी, और कैपिलरी का जो वॉल्स है आर परमिएबल टू वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस, और वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंसेस के प्रति वो परमिएबल है ताकि आसानी से आना जाना कर सके, एक्सचेंज हो सके और वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को भेज सके, दूसरे सेल्स को दे सके, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस कर सके और फिर उसके बाद CO2 भी लेकर के वो वापस आ सके। तो ये एक्सचेंज वो परमिएबल वॉल है, उसके जरिए वो होते रहेगा और उनका नेटवर्क पूरे सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है, एकदम पास में एकदम कनेक्टेड है। और उसके बाद जो है कैपिलरी एक्सचेंज द मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स। द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी आर परमिएबल टू वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस। द कैपिलरी एक्सचेंज मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स, वो परमिएबल वॉल है, परमिशन दे रहा है तो एक्सचेंज कर रहा है। देयर आफ्टर द ब्लड, उसके बाद जो है पूरा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन देने के बाद उसका यूटिलाइजेशन होने के बाद जो CO2 जब रिलीज होता है तो वो वापस उसी जगह कैपिलरी, हम लोग डायग्राम में देखा कि दूसरी तरफ से जो है वेन्स का कैपिलरीज है। द ब्लड फ्रॉम द वेन्यूल्स इज देन पास्ड इनटू वेन्स, वो फिर कैपिलरीज वेन्स का वो वेन्यूल्स को देता है और वो फिर दूसरे लार्जर वेन्स को देता है विच इवेंचुअली ट्रांसपोर्ट ब्लड बैक टू द हार्ट, और फिर वो वेन्स जो है वो ब्लड को लेकर के वापस फिर CO2 वाला ब्लड जो है वो हार्ट को दे देता है। फिर हार्ट फिर पंप करता है, फिर वो बॉडी से जो हार्ट से जो है वो फिर बाहर चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, हम सब सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर निकल जाता है। इस तरह से ब्लड का फ्लो जो है ब्लड वेसल्स में होता है। अब डिफरेंस बिटवीन आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी, जो ये ब्लड कैरी करने वाले डिफरेंट ट्यूब्स हैं उनके बीच में भी अंतर है। तो आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ये तीनों का अंतर हम एक साथ देख रहे हैं। वैसे जनरली आर्टरी और वेन का आता है, तो परीक्षाओं में पूछा जाता है आर्टरी और वेन के बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत सामान्य सा डिफरेंस है, आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करता है, वेन इम्प्योर ब्लड करता है। आर्टरी का दीवार थिक होता है, इलास्टिक होता है, वेन का दीवार जो है थिन और नॉन इलास्टिक होता है। आर्टरी में कोई भाल्व नहीं प्रेजेंट होता है, वेन्स में भाल्व प्रेजेंट होता है। इसी को हमने डिस्कस कर दिया है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो की अगर बात करें तो आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वो हार्ट से दूर ब्लड को ले जाता है, व्हेयरएज वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, और कैपिलरीज जो है वो लिंक करता है बिटवीन द आर्टरी एंड वेन्स, वो दोनों को जोड़ता है, तो उसका काम है दोनों को लिंक करना। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसा हमने बताया, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के बाकी सभी आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजन कैरी के माध्यम से। वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, CO2 फिल्ड ब्लड, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन विच कैरी प्योर ब्लड। कैपिलरीज में दोनों तरफ से कनेक्शन है, वेन्स और आर्टरी दोनों को जोड़ रहा है कैपिलरी, इसलिए इसमें प्योर और इम्प्योर दोनों ब्लड फ्लो करता है। इसमें बोथ टाइप ऑफ ब्लड फ्लो करता है। प्रेशर की अगर बात करें तो आर्टरी जो है वो ब्लड हार्ट से लेके जाती है, तो हार्ट पूरे प्रेशर से ब्लड रिलीज करता है, तो आर्टरी में ब्लड प्रेशर के साथ रहता है, हाई प्रेशर रहता है, वेन्स में लो प्रेशर रहता है। तो इन आर्टरी ब्लड फ्लोज विथ हाई प्रेशर, whereas in veins blood flows with low pressure, और कैपिलरीज में मीडियम होता है, ना बहुत ज़्यादा हाई रहता है ना बहुत ज़्यादा लो रहता है, उनके बीच तो एक्सचेंज होता है। वॉल्स की अगर बात करें तो आर्टरी बहुत प्रेशर से ब्लड लेके जाता है, तो आर्टरीज है थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होता है, उसका इलास्टिसिटी रहता है, थिक रहता है, मोटा रहता है, ताकि प्रेशर को झेल सके, फटे नहीं, रप्चर नहीं करे। whereas veins है थिन नॉन इलास्टिक वॉल्स, इसमें होता है थिन वॉल होता है वेन्स का। कैपिलरीज है एक्सट्रीमली थिन, और कैपिलरीज का तो बहुत पतला होता है, थिन वॉल्स होता है, ओनली सिंगल लेयर का होता है, और परमिएबल है तो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बहुत आसानी से कर पाता है, अपने आसपास के सेल्स को दे देता है। उसके बाद भाल्व्स जो है वो आर्टरी में नहीं प्रेजेंट है,
भाल्व्स एब्सेंट है, आर्टरी में कोई भाल्व नहीं है, बैकवर्ड फ्लो नहीं जाना, एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करना है, तो पीछे आने में कोई बात ही नहीं है, इसलिए इसमें कोई भाल्व नहीं होता है। और वेन्स में भाल्व्स आर प्रेजेंट टू प्रिवेंट द, जब कलेक्ट करता है तो पीछे ब्लड न जाए, इसलिए बैक फ्लो ऑफ ब्लड को बचाने के लिए उसमें भाल्व होता है वेन्स में। और कैपिलरीज में कोई भाल्व नहीं होता, इसमें भी एब्सेंट होता है। आर्टरी और कैपिलरीज में भाल्व नहीं रहता है, सिर्फ वेन्स में भाल्व होता है। आर्टरी का अगर फंक्शन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूट्स ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, हार्ट जो ब्लड पंप करता है उसको पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इस दौरान जो है वो ऑक्सीजन भी लेके जाता है, कैरी करता है, एंड दे कैरी ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी पार्ट्स को लेके जाके देता है। उसके बाद जो है वेन्स का काम है कि वो वापस फिर CO2 फिल्ड जो ब्लड है उसको रिटर्न करके ले आना और हार्ट को देना। तो वेन्स रिटर्न्स ब्लड बैक टू हार्ट, हार्ट को फिर वापस दे देता है फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स एंड कैरीज, इस दौरान वो CO2 एंड अदर वेस्ट को भी कैरी करके लाता है और हार्ट में डाल देता है। जबकि कैपिलरीज का काम है एक्सचेंज करना, उसका फंक्शन है एक्सचेंज O2 एंड न्यूट्रिएंट्स विद सेल्स एंड पिक्स अप CO2 एंड वेस्ट फ्रॉम सेल्स, और वो ऑक्सीजन को दे देता है और CO2 और वेस्ट को वापस लेकर के वेन्स के माध्यम से फिर हार्ट में लाता है। तो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस करने के लिए कैपिलरीज है। अगर लार्जेस्ट ब्रांच जो ब्लड वेसल्स का बोले तो वो अरोटा होता है, लार्जेस्ट आर्टरी अरोटा है, और लार्जेस्ट वेन्स जो है वो वेना कावा है। सो इतना सारा हम लोग अभी कर रहे हैं ब्लड और ब्लड वेसल्स। हार्ट का फंक्शन जो है हम लोग अगले एक वीडियो में करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, अंत तक देखिए वीडियो को, ठीक से आप समझिए, होप आपको पसंद आएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग जिसमें हार्ट का फंक्शन करेंगे पूरा डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।